नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज शुरू करेंगे ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी। ठीक है, हीट पढ़ेंगे आज हम लोग। तो साइंस के इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो वो देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो कह रहे हैं ऊष्मा क्या होती है। सबसे पहले व्हाट इज़ हीट। तो देखिए, ऊष्मा एक तरह की ऊर्जा होती है। सबसे पहली चीज़ समझ, हीट क्या है भाई। अब सूरज आ रहा है, सूरज मतलब आ क्या रहा है, सूरज से किरणें आ रही हैं, बहुत तेज़ धूप है, तो आप देखो हीट ज़्यादा हो जाएगी, ऊष्मा ज़्यादा हो जाएगी। ज़्यादा से कम की ओर ही तो आ रही है ना। अब कोई चीज़ रख दो धूप में छत पे, तो देखो गर्म हो जाएगी ना। तो यही डेफिनेशन के फॉर्म में क्या है, बहुत आसानी से आप बता सकते हो। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो पदार्थ के मध्य तापांतर को व्यक्त करती है, कि मतलब पहले ताप क्या था और अब ऊष्मा का ताप अब क्या हो गया है। ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है। हमेशा ऊष्मा जो होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम ताप वाले पदार्थ की ओर होता है। मतलब देखा ना, सन है, सन से नीचे आ गई है ना। जो ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट है, आप देखो ना, चाय है, चाय को छू लो आप तो गर्म हो जाएगा। बढ़ते हुए मतलब बहुत जलती हुई चीज़ को कहीं आप रखो तो वो उसको भी गर्म कर देता है ना। तो इसको ऊष्मा बोलते हैं। ऊष्मा का मापन जो होता है वो कैलोरी में होता है। किस में होता है? कैलोरी में, किलो कैलोरी में, जूल में या किलो जूल में। ठीक है, तो ये चार ऊष्मा के मात्रक हैं कि किन किन में आप ऊष्मा को माप सकते हो। तो कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल। ठीक है, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल या किलो जूल। ठीक, बात खत्म। दूसरा, ऊष्मीय ऊर्जा के स्थानांतरण की जो परिमाणात्मक है धारणा इस लक्षण से प्राप्त की जा सकती है। मतलब कहना है कि 1 kg जल 10 डिग्री सेल्सियस होने पर 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। समझ रहे हो? मतलब 1 किलो जो पानी है, अगर उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करोगे तो कितनी ऊर्जा रिलीज़ करेगा? 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। कितनी? 42,000 जूल ऊर्जा मुक्त करता है। फिर आता है दोस्तों कैलोरी। कौन? कैलोरीज। कैलोरी क्या होता है? 1 ग्राम जल का ताप, किसका? 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत याद रखना। आपसे असर्शन रीजन में पूछ सकता है या वन लाइनर में स्टेटमेंट में पूछ लेगा कि भैया 1 कैलोरी क्या है। कहेगा 1 कैलोरी क्या है, तो आप कहोगे कि 1 कैलोरी का मतलब होता है 1 ग्राम जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको 1 कैलोरी कहते हैं। ठीक है, यानी 1 किलोग्राम जल का ताप 14.5 से 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को 1 कैलोरी कहा जाता है। तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1 किलो कैलोरी का मतलब होता है 10 की पावर 3 कैलोरी। ठीक है, 1 किलो कैलोरी क्या होता है? 10 की पावर 3 कैलोरी। तीसरा आता है विशिष्ट ऊष्मा। क्या होता है दोस्तों? देखिए, जब भी किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, मान लीजिए कोई चेयर है, ठीक है, अब अगर उसके 1 ग्राम मास का तापमान आपको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जितनी आपको ऊष्मा की आवश्यक मात्रा होगी उसी को विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक होती है ऊष्मा की मात्रा, उसको बोलते हैं विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अब जैसे जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता क्या होती है, ध्यान से सुनिए और इसको नोट करिएगा। देखिए, ऊष्मा का पुराना मात्रक कैलोरी था पहले। क्या था? कैलोरी। 1 कैलोरी अभी बताया मैंने क्या होता है। 1 कैलोरी को ऊष्मा के उस परिमाण के रूप में परिभाषित करते थे जो 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि कर दे। मतलब पहले जो था 1 कैलोरी क्या होता था कि 1 ग्राम जल के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि हो गई तो उसको 1 कैलोरी कहते थे। अधिक परिशुद्ध मापों में यह पाया जाता है कि जल की विशिष्ट ऊष्मा के ताप के किंचित मात्र परिवर्तन होता है। जो जल की विशिष्ट ऊष्मा है उसमें बहुत कम परिवर्तन होता है। दूसरा कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस, जो कमरे का तापमान जैसे होता है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। 20 डिग्री सेल्सियस पर पानी की विशिष्ट ताप क्षमता लगभग 4182 जूल किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 4182 जूल प्रति ग्राम। ठीक है, चलिए लेटेंट हीट क्या होती है, यानी गुप्त ऊष्मा क्या होती है? लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा बहुत आसान है। आप सबने आइसक्रीम तो खाई होगी, है ना। तो जो आइसक्रीम को लेटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा मिलती है, उसी की वजह से तो वो पिघलने लगती है ना। जो हम नहीं दे रहे हैं उसको एटमॉस्फेयर से मिल रही है ना। तो सामान्यतः जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसके ताप में वृद्धि होती है, सबको पता है। और जब पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए जब ऊष्मा दी जाती है, पदार्थ की
भौतिक अवस्था मतलब अभी आइसक्रीम सॉलिड है, वो अभी किस में हो जाएगी, पिघल जाएगी एकदम। तो जब पदार्थ की भौतिक अवस्था परिवर्तित करने के लिए ऊष्मा दी जाती है तो पदार्थ के ताप में वृद्धि नहीं होती है ना। ताप में वृद्धि नहीं होती, सिर्फ क्या भौतिक अवस्था बदलती है। अब जैसे देखो ना, आइसक्रीम अभी ठंडी है, अब धीरे धीरे लेटेंट हीट मिलने लगेगी तो वो पिघलने लगेगी, ताप में वृद्धि नहीं हम कर रहे फिर भी। अतः पदार्थ की अवस्था परिवर्तित करने के लिए उसे दी गई ऊष्मा जो है, ऊर्जा को ऊष्मागति कहते हैं। सिंपल भाषा में समझो कि उसकी भौतिक अवस्था में अगर आपको परिवर्तन करना है तो जो उसको ऊष्मा मिल रही है, ताप नहीं बढ़ रहा है उसका, ठीक है, तो उसी को उसकी गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गुप्त ऊष्मा जो है दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है संगलन की गुप्त ऊष्मा, दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। क्या होती है संगलन की? देखिए नाम से ही पता चल रहा है, गलना। ठोस को द्रव अवस्था में जब परिवर्तित करने के लिए, किसको, सॉलिड को लिक्विड में या ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा होती है उसको संलग्न अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा। किसको कहते हैं? ठोस को जब द्रव में करना होता है तो उसको संगलन अथवा गलन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। बर्फ से संगलन की गुप्त ऊष्मा जो है 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होती है। बर्फ से संगलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। और संगलन का मतलब क्या होता है? ठोस को द्रव में परिवर्तित करने के लिए जितनी गुप्त ऊष्मा चाहिए होती है। अब दूसरा है वाष्पन गुप्त ऊष्मा। नाम से ही पता चल रहा है, द्रव को जो वाष्प में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसको? द्रव को वाष्प में, ठीक है। और द्रव को वाष्प में करने के लिए गुप्त ऊष्मा की कितनी ज़रूरत होती है? 22.5 इंटू 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। अब दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पदार्थ के शीतलन के लिए, ठंडा करने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की अपेक्षा 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ़ अधिक प्रभावी होती है शीतलन के लिए। बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा ठंडा करेगी एज़ कम्पेयर टू ठंडा पानी। क्यों? क्योंकि इसका कारण समझ लीजिए, असर्शन रीजन में यही सब आता है। गलन के लिए बर्फ़ का प्रत्येक किलोग्राम पदार्थ कितने ऊर्जा ऊष्मा लेता है? 3.34 इंटू 10⁵ जूल। मतलब अगर उसको गलना है तो इसको इतनी ऊष्मा चाहिए, और इतनी ऊष्मा लेने के लिए इस कारण पदार्थ को अधिक प्रभावी ढंग से ठंडा करता है। क्यों? क्योंकि उसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। उस बर्फ़ को एनर्जी क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए, इसीलिए उसको ज़्यादा ठंडा करता है, ठीक है। जब जल भाप में परिवर्तित होता है तो वह गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। पहली चीज़, जल क्या बन रहा है? भाप, तो गुप्त ऊष्मा अवशोषित करता है। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा भाप द्वारा जलना अधिक असहनीय होता है। ये सब आता है, इंपॉर्टेंट है कि उबलते हुए जल की अपेक्षा जो स्टीम वाला पानी है उससे ज़्यादा जलता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही 100 डिग्री सेल्सियस के समान ताप पर तो हैं, ठीक है। इसका कारण ये कि उबलते जल की अपेक्षा भाप में गुप्त ऊष्मा के रूप में अधिक ऊष्मा होती है, ठीक है। मतलब उबलते जल में कम ऊष्मा होती है, भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है। इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। पूछेगा आपसे जलते जल मतलब उबलते हुए जल की अपेक्षा, उबलते हुए जल की अपेक्षा जो है भाप वाला जल अधिक असहनीय है। क्यों? क्योंकि जो भाप वाला जल है उसकी गुप्त ऊष्मा ज़्यादा होती है, बस, ठीक है। ये आ चुका है कई बार स्टेटमेंट ऐसी। क्योंकि जब देखिए, जब भाप हमारी त्वचा पर पड़ती है तो वो फिर संघनित होकर पहले जल बनती है, तो जब वो जल बनेगी भाप तो उतनी एनर्जी रिलीज़ करेगा, तब तक हमें और जलन होगी, है ना। तो समझ रहे हो आप, इसलिए इसको याद रखना, भाप वाला पानी अधिक असहनीय होगा, ना कि जल वाला। चलिए अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर की या ताप की। इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। देखिए अभी हमने करा कि ऊष्मा जो है सदैव अधिक ताप वाली वस्तु से कम ताप वाली वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है। कहाँ? अधिक ताप से कम ताप वाली वस्तु की ओर। और ताप होता क्या है? ताप वस्तु की वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है। ताप क्या है? वह ऊष्मीय अवस्था है जिससे ऊष्मा के प्रवाह की दिशा का बोध होता है, ठीक है। -40 डिग्री के ताप का मापन फ़ारेनहाइट व सेल्सियस में समान होता है। पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है। पूछेगा किस सेल्सियस मतलब किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस समान होते हैं? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर। -40 डिग्री पर, सेल्सियस नहीं। -40 डिग्री अगर है तो उसमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक जैसे होंगे। दूसरा, -25.6 डिग्री के ताप का मापन जो होता है फ़ारेनहाइट और र्यूमर के समान होता है। -25.6 किसके बराबर होता है? फ़ारेनहाइट व र्यूमर के समान। तीसरा, 574.5 डिग्री के ताप का मापन फ़ारेनहाइट व केल्विन पैमाने पर समान होता है। कितना? 574.5 केल्विन और फ़ारेनहाइट पर समान होगा। ये तीनों आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, 0 डिग्री सेल्सियस के ताप का मापन जो होता है
वो सेल्सियस व र्यूमर पैमाने में समान होता है। सेल्सियस व र्यूमर में समान किसका होगा? 0 डिग्री का। ठीक है, तो ये सारे आपको याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए अब देखते हैं ताप मापने की प्रक्रिया जो इम्पॉर्टेंट है। एक होता है सेल्सियस पैमाना। कौन सा? सेल्सियस। ताप के सेल्सियस स्केल का बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस और जल का क्वथनांक जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, केल्विन में जो हम मापते हैं वो मापते हैं गलनांक 273 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन। तो इसका मतलब आप समझे क्या हुआ कि 0 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अगर आपको केल्विन को सेल्सियस में करना है तो उसमें 273 ऐड कर दो। मान लीजिए 27 केल्विन है, बोल रहा है इसको भैया सेल्सियस में करो कन्वर्ट, तो आप इसमें 273 सिंपल से ऐड कर दो, तो ये क्या बन गया? 300 केल्विन बन गया। ठीक है, तो केल्विन को अगर आपको किस में करना है? सेल्सियस में, तो आपको उसमें 273 ऐड करना होगा। सिंपल सी बात, केल्विन पर ताप इक्वल टू सेल्सियस पैमाने पर प्लस 273। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। फ़ारेनहाइट क्या होता है? फ़ारेनहाइट जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है और 100 डिग्री सेल्सियस 212 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। ठीक है, रैंकाइन पैमाना क्या होता है? इस पैमाने के उच्च बिंदु और निम्न बिंदु जो होते हैं 672, ये क्या होता है? तो आपका निम्न बिंदु, उच्च बिंदु माफ़ कीजिएगा, और निम्न बिंदु जो होता है वो 4160 होता है। ठीक है, और इस पैमाने में भागों की संख्या 212 होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ र्यूमर पैमाना, इसका जो उच्च और निम्न बिंदु है वो 0 डिग्री और 80 डिग्री आर होता है। ठीक है, सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमानों में क्या संबंध है? सेल्सियस व फ़ारेनहाइट पैमानों में क्या संबंध है? तो ये फॉर्मूला याद रख लो, C/F, मतलब C/5 इजकल टू F-32/9। अब मान लीजिए मैंने C दे दिया 20 डिग्री सेल्सियस, अब इसको बोल देगा आपसे कि इसको फ़ारेनहाइट में बदलो, तो अब देखो पीसेज वगैरह में, चाहे वो BPSC हो चाहे UP पीसेज RO में, तो ये दिया ही था, ये ऐसे कन्वर्ट करवा लेता है। तो आपको क्या करना है? बस C की जगह यहाँ 20 रख दो, F ऐसे ही रख दो और 9। अब देखो ये 4 हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई 36 हुआ, F-32। अब इसको उधर ले आओ, 36 प्लस 32 कितना बन गया आपका? 30 30 60 88 बन गया कि नहीं? माफ़ कीजिए 88 कह रहा हूँ, 30 30 60 68 बन गया, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। समझ रहे हो? तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में पूछ सकता है, तो इसलिए आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सा फार्मूला? C/5 F-32/9। ठीक है, अपने आप ये हो जाएगा, बस एक फॉर्मूला याद रख लो ये वाला, बाकी सब हो जाएगा। और सेल्सियस में 273 ऐड करोगे तो वो केल्विन आ जाएगा। ठीक है, मतलब केल्विन को सेल्सियस में 273 ऐड कर देते हैं। ठीक, अब आता है चालन क्या होता है दोस्तों? चालन क्या होता है? देखिए, किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण की जो क्रियाविधि होती है उसको क्या बोलते हैं? चालन कहते हैं। मान लीजिए किसी धातु की छड़ का एक सिरा आग की जलने वाली ज्वाला में रखा है और शीघ्र ही छड़ का दूसरा सिरा इतना गर्म हो जाएगा कि आप उसे अपने नंगे हाथों से नहीं छू सकते। आप देखो ना, लोहे को डाल दो भट्टी में, यहाँ साइड डाल दी और यहाँ से पकड़ो लोहे को, छुओगे एकदम दिमाग ख़राब हो जाएगा, हाथ से खाल छूट जाएगी। समझ लो? तो क्यों? क्योंकि चालन हो गया, उष्मा यहाँ से तुरंत फैल गई सब में। पर लकड़ी में ये चीज़ नहीं होगी, ये सिर्फ किस में होगी? जो उष्मा का सुचालक होता है। ठीक है, पढ़ा होगा ये आपने। ठीक है, क्योंकि उष्मा का स्थानांतरण हो जाएगा एक से दूसरों की तरफ। ठीक है, गैसें ही उष्मा चालक होती हैं तथा द्रवों की चालकता ठोस तथा गैसों के बीच होती है, और ये भी ठोसों में सबसे ज़्यादा होगा। अब बात आती है विकिरण दोस्तों, किसकी? विकिरण की बात आती है। विकिरण क्या होता है? चालन तथा संवहन को परिवहन माध्यम के रूप में किसी पदार्थ की आवश्यकता होती है। पहले चीज़ देखो, अब किसी भी चीज़ को अगर आपको क्या करना है, ऊष्मा देनी, तो कोई पदार्थ चाहिए होगी। ऊष्मा का स्थानांतरण की ये विधियाँ निर्वात से पृथक दो वस्तुओं के बीच क्रियाशील नहीं हो सकती, परंतु विशाल दूरी होने पर भी पृथ्वी सूर्य से ऊष्मा प्राप्त कर लेती। कैसे? विकिरण के द्वारा। कैसे प्राप्त कर लेती? विकिरण। विकिरण में कांटेक्ट नहीं होता, बिना कांटेक्ट के ऊष्मा प्राप्त कर लेती है। ठीक है, इसी प्रकार हम पास की आग की उष्णता शीघ्र ही अनुभव कर लेते हैं। अब देखो ना, सर्दियों में आग के किनारे बैठो, अपने आप आपको आग मिलेगी नहीं? विकिरण के थ्रू। ठीक है, विकिरण के थ्रू, ये किसी माध्यम के थ्रू नहीं जाती हैं। वायु अल्पचालक है तथा इतने कम समय में संवहन धाराएं भी स्थापित नहीं हो पाती। ऊष्मा स्थानांतरण की तीसरी विधि को किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसके लिए कोई माध्यम नहीं चाहिए। इस विधि को विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकिरण। विकिरण का मतलब होता है बिना किसी माध्यम के जो चलती। ठीक है, तथा विद्युत चुम्बकीय तरंगों द्वारा इस प्रकार विकिरण ऊर्जा को विकिरण ऊर्जा कहते हैं। किसी विद्युत चुम्बकीय तरंग में वैद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्र एक साथ दोलन करते हैं
और अन्य किसी तरंग की भांति विद्युत चुंबकीय तरंगों की विभिन्न तरंग दैर्ध्य हो सकती है। सिंपल सी बात है। विकिरण द्वारा ही सूर्य के ऊष्मा निर्वात से होकर पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, विकिरण के द्वारा ही सूर्य से हवा हमारे तक आती है, मतलब हवा कह रहा हूँ, सन की जो किरणें हैं। तभी तप्त पिंड मतलब गर्म पिंड, चाहे वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, और किसी पिंड द्वारा उसके ताप के कारण उत्सर्जित विद्युत चुंबकीय विकिरणों जैसे लाल तप्त लोहा से विकिरण अथवा तप्त लैंप से प्रकाश को ऊष्मा विकिरण कहते हैं। कहने का मतलब बस समझे, विकिरण क्या होता है, जो भी बिना मीडियम के आता है। ठीक है, जैसे आग के किनारे बैठ जाओ, सूरज से जो आ रहा है ये सब। अब देखिए कन्वेक्शन क्या होता है। कन्वेक्शन होता है, सिंपल सी चीज़ समझिए, ये सिर्फ फ्लूइड में होता है। फ्लूइड मतलब जो बहती हैं चीज़ें, जैसे हवा, पानी। अब क्या हुआ, और ये जो कण होते हैं उनके थ्रू होता है। मान लीजिए ये धरती है, ठीक है, अब यहाँ धरती गर्म हुई, ये धरती गर्म हुई सूरज की वजह से। अब जो इसकी हवा इसके कांटेक्ट में आएगी वो हवा भी गर्म हो जाएगी। अब वो हवा क्या होगी, जैसे ही गर्म होगी तो वो ऊपर उठने लगती है, ऊपर उठने लगती है। और जैसे जैसे ऊपर जाती है तो आपको पता है टेम्परेचर गिरता है, तो ये गर्म होने मतलब ठंडी होने लगेगी। अब जैसे ही हवा ठंडी होगी तो ये नीचे आने लगेगी। ठंडी हवा नीचे आती है, गर्म हवा ऊपर उठती है। ठीक है, तो कन्वेक्शन क्या होता है, जब भी कोई पार्टिकल्स के थ्रू हवा जो होती है वो ऊपर की ओर बहती है ना, उसको कन्वेक्शन कहते हैं सिंपल सी भाषा में। समन्वय विधि है जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है। ठीक है, पदार्थ की जो गति होती है कणों की, उसके द्वारा होता है। ये केवल तरलों में ही होती है, जैसे वाटर है, एयर है। इसमें संवहन प्राकृतिक भी हो सकता है और प्रणोदित मतलब नेचुरल भी हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। प्राकृतिक संवहन में गुरुत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखो ना, गुरुत्वाकर्षण ही तो है जो ये उसको ऊपर ले जा रहा है और फिर नीचे ला रहा है। जब किसी तरल को नीचे से गर्म किया जाता है तो गर्म भाग में प्रसार होता है, मतलब ऊपर जाता है, और उसका घनत्व घट जाता है। जैसा बताया ना, घनत्व घटेगा, और जैसे ही घटेगा तो वो नीचे आ जाएगा, है ना। उत्प्लवन के कारण ऊपर उठा और ऊपर शीतल हो गया और वो वापस नीचे आ गया। समझ गए ना बहुत आसानी से कि भैया यार थे अर्थ में अभी क्या हुआ, हवा आई, गर्म है, गर्म हुई तो पार्टिकल एक्सपेंड हुए, फैले, तो ये ऊपर जाने लगा क्योंकि हल्का हो गया। अब जैसे ही हल्का हुआ, ऊपर जाने पे तापमान गिरता है तो ठंडा हो गया, भारी हो गया, घनत्व उसका तो वापस नीचे आ गया। इसी को कन्वेक्शन बोलते हैं। आराम से एमसीक्यू में पूछेगा तो आराम से बता सकते हो। तापमिति या थर्मोमेट्री क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें तापमान का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन करते हैं थर्मोमेट्री में? बस तापमान का अध्ययन करते हैं, उसे तापमिति कहते हैं। तापमिति वे यंत्र है जिनकी सहायता से किसी वस्तु का ताप मापा जाता है। क्या मापते हैं? अब ताप मापते हैं, उसी को तापमिति कहते हैं। प्रसार से संबंधित परिभाषाएं। ताप बढ़ाकर ठोस को द्रव अवस्था में और द्रव को गैसीय अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहे टेम्परेचर है, ठीक है, किसी ठोस का टेम्परेचर बढ़ाया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड का और बढ़ाया तो गैस बन गया। देखते नहीं, बर्फ़ है, बर्फ़ को बना दो पानी, पानी को बना दो भाप, ठीक है। जबकि ताप घटाकर गैस को द्रव अवस्था में और द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है। सिंपल सी चीज़, अब देखते हो ना, वेपराइज्ड होता है, फिर बादलों में जाके पानी बनता है, पानी से फिर बर्फ़ बन जाती है। तो ये प्रसार से संबंधित परिभाषा है। सॉलिड लिक्विड बना, लिक्विड गैस बनी, फिर वापस से रिवर्स हो गया। अब आता है गलन। क्या आता है? गलन। गलन क्या होता है भैया? वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हो जाता है। ठोस पदार्थ किस में बदल जाता है? गलन, मेल्ट हो जाता है। अब जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पे पिघलने भी लगती है और फिर 0 पे बर्फ़ भी बनने लगती है। वह ताप जिस पर ठोस पदार्थ गलने लगता है। वायुमंडलीय दाब पर द्रव में परिवर्तन होता है, पदार्थ का गलनांक कहलाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर ताप बर्फ़ पिघलकर जल बनता है, इसलिए बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री है। ठीक है, भिन्न भिन्न ठोसों के गलनांक अलग अलग होते हैं। जैसे बर्फ़ का 0 है, जो मोम होती है उसका गलनांक 63 डिग्री सेल्सियस है। जब 63 डिग्री करोगे तब वो गलेगी। लोहे का गलनांक बहुत ज़्यादा होता है, 1535 डिग्री करोगे तब वो गल पाएगा। ठीक है, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल की माप है। ठोस पदार्थ का गलनांक जितना अधिक होगा उसके कणों के बीच आकर्षण बल उतना ही अधिक होगा। समझे? ठोस पदार्थ का गलनांक जितना ज़्यादा, कणों के बीच आकर्षण उतना ज़्यादा। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फेज है कि भैया जितना गलनांक ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट, जैसे लोहा है, इसका मेल्टिंग पॉइंट देखो ज़्यादा है, तो इसके जो पार्टिकल है बहुत क्लोजली पैक है, बहुत पास है, आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है, इसीलिए उनको गर्म करने पे दूर होने में समय लगेगा। चलिए अब देखते हैं ऊर्ध्वपातन, या जिसको सब्लिमेशन भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है जब भी आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो डायरेक्ट सॉलिड से वाष्प बन जाता है, मतलब ठोस पदार्थ जो है सीधा वाष्प
बन जाता है और ठंडा करने पर वाष्प का सीधे ठोस में परिवर्तन होता है। ठीक है, जैसे आपने उसको जलाया होगा, कभी कपूर देखा होगा, है ना। कपूर डायरेक्ट क्या बन जाता है भैया, गैस बन जाता है सॉलिड से, पानी यानी नहीं बनता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन, ये एग्जाम्पल याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, कैपूर और नेफ्थलीन। नेफ्थलीन मतलब वो जो घर में देखते हो ना चूहे मार वाली, अरे वो जो कपड़ों वपड़ों में डालते थे सफ़ेद गोलियाँ, वो सब। ठीक है, चलिए क्वथन क्या होता है वो देखते हैं हम। वह प्रक्रम जिसमें गर्म करने पर द्रव पदार्थ तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है। ठीक है, ऊर्ध्वपातन में क्या हो रहा था, सॉलिड लिक्विड में, सॉलिड गैस में बदल रहा था, माफ़ कीजिएगा। ठोस किस में जा रहा था, वाष्प में। और क्वथन में क्या होता है, द्रव सीधे गैस में जाता है। ठीक है, इसलिए उसको क्वथन कहते हैं। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है। वह ताप जिस पर द्रव उबलता है और वायुमंडलीय दाब पर तीव्रता से गैस में परिवर्तित होता है उसे कहते हैं क्वथन। ठीक है, क्वथनांक। भिन्न भिन्न द्रवों के भिन्न भिन्न क्वथनांक होते हैं। ठीक है, जैसे अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री होगा, जल 100 डिग्री पे उबलने लगता है और पारा 357 डिग्री। क्वथनांक एक तरह से समझ लो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब पानी का आपको पता है, पानी डायरेक्ट किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है, सिंपल चीज़ है। दूसरा बात है संघनन या द्रवण। शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम, किसके द्वारा, शीतलन द्वारा गैस या वाष्प को द्रव में परिवर्तित करने का प्रक्रम संघनन या द्रवण कहलाता है, जिसको कंडेंसेशन इंग्लिश में बोलते हैं। आप देखते होगे ना, अगर ये गैस में पानी चढ़ा दो और ऊपर प्लेट रख दो तो पानी की ड्रॉप्स देखो बन जाती है, यानी भाप जो है, वो जो गैस है वो पानी में कन्वर्टेड हो गई है ना, उसी को संघनन बोला जाता है। हिमीकरण क्या होता है दोस्तों, हिमीकरण क्या होता है, हिमीकरण जो पानी बर्फ़ में कन्वर्ट होने लगता है, जैसे बादलों वादलों में देखो ना। शीतलन द्वारा द्रव को ठोस में परिवर्तित करने का प्रक्रम हिमीकरण कहलाता है। बहुत आसान है, हिमीकरण मतलब जब द्रव ठोस में कन्वर्टेड हो जाए, सिंपल बात। हिमीकरण गलन के विपरीत होता है। गलन में क्या होता है भैया, जो सॉलिड है वो पानी बन गया, इसलिए द्रव का हिमांक वही होता है, द्रव का हिमांक वही होता है जो उसके ठोस का गलनांक होता है, ये याद रखना। द्रव का जो हिमांक होगा वो वही होगा जो ठोस का गलनांक होगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ़ भी बनने लगती है और 0 डिग्री सेल्सियस पे वो पिघलने भी लगती है। बर्फ़ का गलनांक 0 डिग्री और जल का हिमांक भी 0 डिग्री है। मतलब जल 0 डिग्री पे बर्फ़ बनने लगता है और बर्फ़ 0 डिग्री जैसे ही होगा वो पिघलने लगेगी। जल पानी बनेगा, मतलब जल बर्फ़ बनेगा 0 पे और बर्फ़ पानी बनने लगेगी 0 पे। मज़े की बात है ये। द्रव का हिमांक और ठोस का गलनांक समान होता है। द्रव का हिमांक और ठोस का गलनांक समान होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, भूलिएगा मत, ये सब आएंगे आपके पेपर में। अब चलिए देखते हैं इवोपरेशन या वाष्पन। ठीक है, वाष्पन या इवोपरेशन। अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। वाष्पन क्या होता है, इवोपरेशन क्या होता है भैया, कोई भी चीज़ जो पानी है वो क्या बन रही है, वाष्प बन रही है, द्रव वाष्प बन रहा है। और किसी द्रव का वाष्पन कमरे के ताप पर भी हो सकता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। पानी रख दो, धीरे धीरे कुछ समय बाद देखोगे ना पानी अपने आप वहाँ से गायब हो जाएगा, वही वाष्प बन जाएगा वो सब गर्मी में। गीले कपड़े देखो, उनमें उपस्थित जल के वाष्पन के कारण ही तो सूखते हैं, छत पे फैला देते हो, सब वाष्पीकरण हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, पोखरों का जल भी वाष्पन के कारण ही सूख जाता है। द्रव का ताप बढ़ाने पर, अगर आप लिक्विड का ताप बढ़ाएंगे द्रव का, वाष्पन की द्रव में वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना स्टेटमेंट। द्रव का ताप बढ़ाने पर उसका इवापोराइजेशन या वाष्पन भी बढ़ जाता है। ठीक, किसी द्रव के वाष्पन की दर उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। जो द्रव के वाष्पन की दर होती है वो उसके क्वथनांक पर अधिकतम होती है। दूसरी, वायु की आर्द्रता जब निम्न होती है तो वाष्पन की उच्च दर होती है। अगर वायु की आर्द्रता निम्न है, मतलब ह्यूमिडिटी कम है, तो उसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा भैया, इवापोरेशन होगा। याद रखना, आर्द्रता कम होगी तो उसकी वाष्पन की दर ज़्यादा होगी, आर्द्रता कम वाष्पन ज़्यादा। जल अत्यंत शीघ्र वाष्पित होता है, जबकि वायु की आर्द्रता उच्च होने पर वाष्पन की दर धीमी हो जाती है। ठीक है, आपको याद रखना है, वायु की आर्द्रता ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो वाष्पन की दर कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। याद रखिएगा, ये स्टेटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे शॉर्ट में चाहे तो लिख लो, आर्द्रता कम तो वाष्पन ज़्यादा, और इसी का उल्टा लिख लो, आर्द्रता ज़्यादा तो वाष्पन क्या हो जाएगा आपका, कम। ठीक है, ऐसे लिख लो आप। वाष्पन के कारण शीतलन देखते हैं आप। किसी पात्र में भरा द्रव जब वाष्पित होता है
तो वह उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है। किसी पात्र में जो द्रव भरा होता है, जब वो क्या होता है, वाष्पित होता है, तो उस पात्र से वाष्पन की गुप्त ऊष्मा प्राप्त करता है और ऊष्मा खोने के कारण वह पात्र ठंडा हो जाता है। अब मान लीजिए आपने पानी को गर्म करा और बाहर निकाल लिए, तो सारी भाप जो है वो निकल जाएगी धीरे 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 धीरे। कैसे? क्योंकि गुप्त ऊष्मा उसको मिल रही है। गुप्त ऊष्मा क्या है? जो प्रकाश मतलब जो उसके ताप में परिवर्तित हो रहा है बिना आप मतलब उसके ताप में परिवर्तन नहीं हो रहा, माफ़ कीजिएगा, उसकी भौतिक अवस्था में गैस जो है, पानी बन रही है, पानी गैस बन रहा है बिना किसी टेम्परेचर में चेंज किए। क्यों? क्योंकि उसको गुप्त ऊष्मा मिल रही है। वाष्पन के कारण शीतलन का एक अच्छा उदाहरण, वाष्पन का कारण उदाहरण ये मिट्टी के बर्तनों में जल का ठंडा रहना। अब मिट्टी के बर्तन में जल क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि मिट्टी की जो दीवारें हैं उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और कुछ जल लगातार इन छिद्रों से घड़े के बाहर रिसकर वाष्पित होता रहता है, धीरे धीरे वाष्पित होता रहता है। तो वाष्पित होगा, अपने आप टेम्परेचर अंदर का कम होता चला जाएगा। कहने का मतलब ये, इसीलिए घड़ों में क्या होता है, पानी ठंडा बना रहता है। अब दूसरा एग्जाम्पल, वाष्पन के लिए आवश्यक गुप्त ऊष्मा मिट्टी के बर्तन तथा शेष जल से प्राप्त होती है। इस प्रकार घड़ों में शेष जल ऊष्मा खो देता है और ठंडा हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में हमारे शरीर से काफ़ी मात्रा में पसीना निकलता है। सूती कपड़े जल के उत्तम अवशोषक हैं। देखो ना, सूती कपड़े हैं, मतलब कॉटन के कपड़े, हम आप गर्मियों में सजेस्ट करा जाता है ये पहनो। क्यों? क्योंकि ऊष्मा को जो है हम ज़्यादा स्टोर नहीं करेंगे, उसको हम बाहरी की तरफ फेंक देंगे और हमारे शरीर से निकले हुए पसीनों को अवशोषित कर लेते हैं। इससे पसीने का वाष्पन हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करता है। सारा इवोपरेशन बाहर हो गया। पॉलिस्टर से बने कपड़े अगर आप पहनोगे तो बहुत गर्मी लगेगी, क्योंकि ये अधिक अवशोषित नहीं करते हैं। ये सब क्या करते हैं, सब को वो कर लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं एक तरह से, है ना। इसलिए हम लोग ग्रीष्म ऋतु में सूती वस्त्रों को वरीयता देते हैं। क्यों? क्योंकि वाष्पन, पसीना हुआ वो सब इवापोराइज हो जाता है, धूप के थ्रू अवशोषित हो जाता है। दूसरा कह रहा, पंखा हमारी त्वचा से निकलने वाले पसीने के वाष्पन की दर बढ़ा देता है, जिससे हमें शीतलता की अनुभूति होती है। पंखा चलाया, पसीना है, तो पसीना जैसे ही पंखा चलाया तो जो पसीना है वो सारा इवापोरेट हो गया। अब जैसे ही पसीना इवापोरेट हो गया, वाष्प बन गया, हमें अपने आप क्या लगने लगता है, ठंडक फील होने लगती। डेजर्ट रूम कूलर जो है वो शीतलन जल के वाष्पन के कारण होते हैं। डेजर्ट रूम कूलर जो है शीतलन जल के वाष्पन के कारण होते हैं। और डेजर्ट कूलर गर्म तथा शुष्क दिनों में शीतलन कार्य करता है। मतलब डेजर्ट कूलर जो है गर्म तथा शुष्क दिनों में अधिक शीतलन करता है, क्योंकि गर्म दिनों में उच्च ताप और जल के वाष्पन की दर को बढ़ता है। मतलब मान लीजिए डेजर्ट वगैरह में काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो उसमें ये क्या करेगा, वो ठंडा करेगा। क्यों? क्योंकि गर्म दिनों में टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, इवापोरेशन होगा। सारा खेल इवापोरेशन का है। वाष्पन कब ज़्यादा होगा, जब ताप ज़्यादा होगा, और वाष्पन होगा तो आपको रिलीफ मिलेगा हर चीज़ से। ठीक है, तो ये था ऊष्मागतिकी पूरा। अब कल से ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, प्रकाश के बाद एक और विद्युत चुंबकीय प्रेरण बचेगा। मतलब कहने का है बस 10 लेक्चर में फिजिक्स आपकी पूरी ख़त्म हो जाएगी। ये छठा लेक्चर है, 4-5 लेक्चर और बचे। फिजिक्स पूरी ख़त्म करा दूंगा, फिर केमिस्ट्री चलेगी, फिर बायो। इतनी ही फिजिक्स आपने अच्छे से अगर कर ली ना, तो आप अच्छे से अच्छा कोई भी क्वेश्चन घुमा के कैसे भी पूछ ले, आप आराम से कर लो। ये थ्योरी अभी फिजिक्स की मैं आपको लिस्टिंग भी साइंस की करा दूंगा। क्या करा दूंगा? लिस्टिंग करा दूंगा आपको। ठीक है, क्या बैरोमीटर होता है, क्या नापते हैं, ये सब तो इंपॉर्टेंट है। एक बार कोई समस्या हो इसको कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। देखिए, साइंस का रोल आपको पता हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, ठीक है, आरओ सब में साइंस का रोल बहुत है। 30 क्वेश्चन तक हर बार आते ही आते हैं।